नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन आपके सामने एक नई केस स्टडी के साथ उपस्थित हूँ। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, 1977 बैच का, हरियाणा कैडर का, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं नेशनल ट्रेनर और फैसिलिटेटर हूँ एथिक्स के ऊपर। इसके अतिरिक्त यूपीएससी के बोर्ड्स पर मैं एडवाइज़र के रूप में भी कई वर्षों तक काम कर चुका हूँ। तो आज हम जिस केस स्टडी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक केस स्टडी है। चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विक्रम एक आईएएस अधिकारी है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है और जिस इलाके में नियुक्त किया जाता है, वो मूलतः ग्रामीण इलाका है और वहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो खास तौर पर टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यानी डिजिटल बुनियादी ढांचा जो है वहाँ पर उपलब्ध नहीं, क्योंकि ग्रामीण इलाका है तो वहाँ पर डिजिटल ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी-अभी एक नई योजना लागू की है कि डिजिटल डिवाइड जो है उसको दूर किया जा सके, यानी कि जो इलाके के अंदर अलग-अलग रीजन्स के अंदर डिजिटल डिवाइड है, यानी कि सबको पूरी तरह से साक्षरता नहीं है डिजिटल इंफॉर्मेशन की। तो उस डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए सरकार ने एक नई योजना लागू करी है, ताकि लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके और डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके। तो उसमें जो सॉल्यूशंस ऑफर किए हैं, उन सॉल्यूशंस में एक है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स यानी कि ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स जिसमें कि डिजिटल लिटरेसी समझाया जा सके, हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो और ई गवर्नेंस सर्विसेज लागू की जा सके। तो विक्रम जो ये कलेक्टर है, आईएएस अधिकारी है, वो रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि भाई ये सारी प्रोजेक्ट्स आप अपने ज़िले में लागू करेंगे। तो इस डिजिटल डिवाइड को पूरा करने की ज़िम्मेदारी विक्रम को अपने ज़िले में सौंपी जाती है। अब रीजन में जो पॉपुलेशन है, यानी उस ग्रामीण इलाके में जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं या डेली वेज लेबरर्स हैं और उनमें से काफ़ी लोग जो हैं इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी लागू करने के खिलाफ हैं, विपरीत है, विरुद्ध है। और क्यों? क्योंकि उनको इस बारे में पता ही नहीं है और उनको डर लगता है कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई तकनीक आएगी, पता नहीं इसका क्या परिणाम निकलेगा। क्योंकि जब भविष्य के बारे में पता ना हो, तो लोग उससे डरते हैं। लोकल स्कूल्स लैक द रिसोर्सेज, जो स्थानीय स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उसमें भी रिसोर्सेज की कमी है और ट्रेन्ड टीचर्स भी नहीं हैं, जो कि डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता को लोगों को बता सकें, पढ़ा सकें, ऐसे टीचर्स भी उपलब्ध नहीं हैं। एंड द एरिया हैज़ एन अनरिलायबल पावर सप्लाई, तो जो बिजली की सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो भी रुक-रुक कर आती है, लगातार नहीं आती है। अब देखिए ना, इंटरनेट और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी चलाने के लिए बिजली की सप्लाई तो रेगुलर होनी चाहिए ना, तो वो भी वहाँ पर ग्रामीण इलाके में सफिशिएंट पावर सप्लाई नहीं है। इसके अतिरिक्त एक टेलीकॉम कंपनी जिसका कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन है, वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। राजनीतिक रूप से वो सरकार के बहुत करीब है। एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी को जो है इसका ठेका दे दिया जाता है कि वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शंस वो प्रोवाइड करेगी, वो उपलब्ध कराएगी, डिस्पाइट एलिगेशंस ऑफ करप्शन। और इसके अंदर करप्शन के भी बहुत से इल्ज़ाम लगे हैं, क्योंकि वो जो कंपनी है, वो पॉलिटिकली बहुत ही करीब है पावर्स के, तो उसमें करप्शन के भी काफ़ी इल्ज़ाम हैं, लेकिन बड़ी पावरफुल है, कनेक्टेड है वो। एंड कंसर्न्स ओवर द क्वालिटी ऑफ सर्विस, और ये भी कहा जाता है कि उसके द्वारा सर्विस जो है, उस बारे में भी लोगों को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं है कि वो ठीक सर्विस दे भी पाएगी कि नहीं, ऐसी कंपनी। There are fears that the company may exploit the monopoly to charge high prices.
और चूंकि कंपनी की मोनोपोली है तो इस बात का भी डर है कि वो कंपनी जो है बहुत हाई चार्जेस करेगी, लोगों से चार्ज करेगी, यानी बहुत महंगे दर के ऊपर जो है वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इसके अतिरिक्त सम लोकल ऑफिशियल्स ऑल्सो रेजिस्ट ई गवर्नेंस सर्विसेज, और जो स्थानीय अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि ई गवर्नेंस आए, टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि उनका जो पावर है, उनका जो डिस्क्रिशन है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो वो भी इच्छुक नहीं है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस गांव में आए। तो इसलिए अब विक्रम का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको तरह तरफ से विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनको लगता है, जो ऑफिशियल्स हैं, कि हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा, और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और इनएफिशिएंसी जो है करंट सिस्टम में, जिसका अभी तक वो भरपूर फायदा उठा रहे थे, वो इनएफिशिएंसीज जो है वो भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब डिजिटल लिटरेसी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तो सिस्टम जो है रोबस्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न इसमें ये उठते हैं, 3 प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला, हु आर द की स्टेक होल्डर्स हियर एंड व्हाट आर द की एथिकल इश्यूज। इस केस स्टडी में स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर का मतलब किन व्यक्तियों पर क्या असर पड़ने जा रहा है। कुछ पर अनुकूल असर पड़ेगा, कुछ पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो हमें वो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, और एथिकल इश्यूज इस केस स्टडी में क्या है वो भी हमको देखने होंगे। दूसरा है, एक टेबल बनाना होगा कि क्या क्या विकल्प जो है वो विक्रम के सामने है। इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है, लीडर कौन है, मेन लीड कौन है, जिसने एक्शन लेना है? विक्रम है, वो एक आईएएस अधिकारी है। अब उसके सामने ये विकल्प जो है टेबलर फॉर्म में हमको बनाने हैं, और हर एक का मेरिट और डीमेरिट भी देना होगा। हर विकल्प का मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, और व्हाट वुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है विक्रम के लिए सबसे उपयुक्त होगा और क्यों, ये हमारे सामने प्रश्न है। अब स्टेक होल्डर की बात कर लेते हैं। स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? पहला तो वो विक्रम ही है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको नियुक्त किया गया है। उसके लिए तरह तरह के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। उसका काम है स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। पहला कौन है? विक्रम। ठीक है। एड्रेसिंग करप्शन एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज, ताकि सभी को जो है डिजिटल रिसोर्सेज मिल सके, सभी इंटरेस्ट को उसने संतुलित करना होगा। इसको हम लोग कई बार कहते हैं टाइट रोप वॉकिंग करनी होगी। एक रस्सी के ऊपर जैसे कि बैलेंस करता हुआ आदमी चलता है। विक्रम के सामने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तरह तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको बैलेंस करना होगा, तभी उसको सफलता मिल पाएगी। दूसरा है फार्मर्स। तो ये जो फार्मर्स हैं और डेली वेज लेबरर्स हैं, ensuring their voices are heard, addressing their fears and concerns and promoting digital literacy। तो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है, वहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो फार्मर्स हैं, कृषक हैं और लेबरर्स हैं। तो उन सबको की वॉइसेस को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो, उनका भी तो कंसर्न है। उनको साथ लिए बगैर आप कोई चेंज थोड़ी ला सकते हैं। कोई भी चेंज लाने के लिए आपको सभी स्टेक होल्डर्स को सुनना पड़ेगा, उनके साथ एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और फिर साथ में ट्रेनिंग भी देनी होगी। तो ये जो हमारे फार्मर्स और डेली वेज लेबरर्स हैं, उनकी बातों को सुनना होगा। उनके मन में जो भी निर्मूल भय है, उन भय को भी तो दूर करना पड़ेगा। हर एक के मन में भय है कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पता नहीं इसके ऊपर हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। एंड कंसर्न्स एंड प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी। तीसरा स्टेक होल्डर है लोकल स्कूल्स और टीचर्स। तो इंश्योरिंग दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग टू इफेक्टिवली एजुकेट स्टूडेंट्स। तो जो स्कूल के अंदर बच्चे हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताने के लिए टीचर्स की आवश्यकता है। अब विक्रम खुद थोड़ी आके समझा सकता है, उसको टीचर्स के माध्यम से
बच्चों को स्कूल में समझाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे टीचर जो हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज और ट्रेनिंग दिलवानी होगी। जैसे मैंने आपसे कहा था ना अभी, चेंज लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, दूसरा होता है कम्युनिकेशन और तीसरा होता है ट्रेनिंग। तो यहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी। चौथा है टेलीकॉम कंपनी, वो भी तो स्टेक होल्डर है, जो कि इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, ई गवर्नेंस की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। तो जो टेलीकॉम कंपनी है वो एक और स्टेक होल्डर है। एड्रेसिंग एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड इंश्योर दैट दे प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज। तो विक्रम के सामने ये है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि उसके कंपनी के खिलाफ चूंकि बहुत ज्यादा करप्शन की शिकायतें थी, तो उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई सर्विसेज वो अच्छी दे। वरना सरकार की जो है कि उसके अंदर जो है सरकार के बारे में लोग गलत विचार रखेंगे, कहेंगे कि ऐसी कंपनी बिठा दी जो कि कुछ उपलब्धि भी नहीं करा पाई, उसका मकसद पूरा नहीं होगा। तो वो भी उसको इंश्योर करना पड़ेगा। ये भी टाइट रोप वॉकिंग होगी, क्योंकि वो टेलीकॉम कंपनी बहुत ही नज़दीक है पावर्स के, पॉलिटिकली कनेक्टेड है। तो उससे सर्विस भी अच्छी लेनी होगी और मोनोपोली का वो नाजायज फायदा ना उठाए, ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा। फिर जो दूसरे एक और स्टेक होल्डर हैं लोकल ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो कि ई गवर्नेंस और डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि उस ग्रामीण इलाके में टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि उनके हाथ में अभी तक जो पावर था, डिस्क्रिशन था, इनएफिशिएंसीज थी, उसका वो भरपूर फायदा उठा रहे थे। अब टेक्नोलॉजी आ जाने से उनका वो डिस्क्रिशन समाप्त हो जाएगा, पावर समाप्त हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तो जाहिर है ये उनके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो वो इसका विरोध करेंगे। तो ये स्टेक होल्डर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर एथिकल इश्यूज आएंगे, कन्फ्रंटिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, वो चेंज को अपोज करेंगे। ये इनको हम कहते हैं डिसेबलर। जो चेंज के साथ चलते हैं वो इनेबलर्स होते हैं, और जो उसके विपरीत चलते हैं उनको डिसेबलर्स कहते हैं। तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी के विरुद्ध होंगे, वो नहीं चाहेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। अब विकल्प, विक्रम के सामने क्या विकल्प है? पहला, प्रोसीड विद द करंट प्लान इग्नोरिंग कंसर्न्स, यानी जो चल रहा है प्लान तो वैसे ही चलने दें, कोई इंटरफेयर ना करे, जैसा होगा देखा जाएगा। विक्रम के लिए पहला तो ये है। इसकी मेरिट क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाएगा और टेलीकॉम कंपनी बड़ी खुश रहेगी, क्योंकि उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं होगा और वो अपने हिसाब से जैसा वो चाहती है वो करेगी। तो इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन डीमेरिट्स ये हैं, डिसरिगार्डिंग स्टेक होल्डर्स कंसर्न्स परपिचुएट्स करप्शन। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके कंसर्न्स मीट नहीं होंगे, क्योंकि विक्रम बीच में इंटरफियर ही नहीं करेगा। पहला विकल्प यही है ना, प्रोसीड विद द करंट प्लान इग्नोरिंग कंसर्न्स, किसी के बारे में ध्यान नहीं देना, जैसा चल रहा है वैसे चलने। तो उससे जो स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स हैं वो मीट नहीं होंगे। और आईएएस अधिकारी का काम ये होता है कि वो न्याय दिलवाए, सही चीज करवाए। तो पहला विकल्प जो है वो विकल्प उपलब्ध है, यानी कुछ नहीं करेगा वो। दूसरा विकल्प है लोकल कम्युनिटीज के जो मन में दुविधा और शक है उसको मीट करे। तो कोलैबोरेट विद द लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस देयर कंसर्न्स। इसके मेरिट्स ये होंगे कि बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इंश्योर स्टेक होल्डर बाई इन। तो अगर वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेगा, संबंध रखेगा, उनकी बातें सुनेगा, तो उस हालत में लोगों का विश्वास विक्रम के प्रति बढ़ेगा। फार्मर्स का, लेबरर्स का, जो लोकल ऑफिशियल्स हैं या दूसरे लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की है, उनका विश्वास जो है बढ़ेगा। क्योंकि जब वो साथ लेके चलेगा तो सबका साथ सबका विकास, जैसे आप कहते हैं ना, तो जब हम सबको साथ लेके चलते हैं तो विकास सबका होता है। तो लोगों का ट्रस्ट जो है बढ़ेगा और स्टेक होल्डर जो है वो संतुष्ट होंगे। इसका डीमेरिट ये है
इसके कारण स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप सारे स्टेक होल्डर की बातें सुनने लगेंगे तो उनका निवारण करना उसमें समय लगेगा, क्योंकि हर स्टेक होल्डर के अपने कंसर्न्स हैं, दुविधाएं हैं, उनको दूर करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इससे जो स्पीड है वो इम्प्लीमेंटेशन की कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी जो है इसमें आएगा। जब आप दूसरों को साथ लेने की कोशिश करेंगे तो एक पक्ष की सुनेंगे तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा, दूसरे की सुनेंगे तो पहला नाराज हो जाएगा, तो उनको बैलेंस करने में रेजिस्टेंस होगा। तो ये दूसरा विकल्प है। तीसरा है इन्वेस्ट इन डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग। तो तीसरा ये है कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स और टीचर की ट्रेनिंग में पैसा लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि टीचर अगर ट्रेन नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो तीसरा आवश्यक कदम जो है वो ये है कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करें और टीचर्स की ट्रेनिंग दिलवाएं। इसके मेरिट ये हैं, एम्पावर्स कम्युनिटीज, इंक्रीजेस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। इसके कारण सभी कम्युनिटीज एम्पावर होंगी। क्यों होंगी? जब टीचर्स जो है बच्चों को पढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी के बारे में तो सभी एम्पावर होंगे कि नहीं? जब बच्चे एम्पावर होंगे तो उनके माता पिता भी होंगे और दूसरे लोग भी होंगे। तो इसका एडवांटेज ये है, सभी कम्युनिटीज एम्पावर हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगी। छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ेगा टेक्नोलॉजी के बारे में तो कुछ न कुछ जाके वो अपने घर में भी बताएगा और टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन उस पूरे रूरल एरिया में ज़्यादा हो सकेगा। इसकी डीमेरिट्स क्या है? इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रेनिंग करानी है ना, तो इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है और स्पीड भी जो है इम्प्लीमेंटेशन की वो कम हो जाएगी। अब चौथा इसके अंदर स्टेप क्या होगा? रिवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विद द टेलीकॉम कंपनी, यानी कि उस टेलीकॉम कंपनी के चूंकि खिलाफ शिकायतें हैं इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा जो है बनवाया जाए, दोबारा रिवाइज किया जाए, ताकि उसमें जो कमियां हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको भी दूर करी जा सके। इसका मेरिट है एंश्योर्स क्वालिटी सर्विस, एड्रेसेस करप्शन कंसर्न। तो इसके कारण सर्विसेज जो है वो क्वालिटी की मिलेंगी, क्योंकि अब उसको नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके अंदर जो कमियां थी पिछले कॉन्ट्रैक्ट में वो दूर हो जाएंगी और इससे करप्शन का भी कंसर्न जो है वो भी मीट हो जाएगा। डीमेरिट क्या है? पॉलिटिकल बैकलैश होगा, क्योंकि वो कंपनी जो है वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसलिए पॉलिटिकल बैकलैश हो सकता है। हो सकता है ऊपर जो पॉलिटिशियन है वो आपसे कहें उस विक्रम से कि भाई इसके तुम क्यों इंटरफियर कर रहे हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इसको काम करने दो। पॉलिटिकल बैकलैश हो सकता है। लीगल चैलेंज भी हो सकते हैं, अगर वो रिवाइज करने की कोशिश करेगा तो कोर्ट में जा सकती है कंपनी और इसके लीगल भी चैलेंजेस हो सकते हैं। पांचवा है इंप्लीमेंट ई गवर्नमेंट सर्विसेज, डिस्प्यूट local officials resistance. So implement e-governance services despite local official resistance. So ये despite है, तो ई गवर्नेंस का प्रोग्राम लागू करें चाहे लोकल ऑफिशियल इसके खिलाफ क्यों ना हो, यानी उनको ओवरकम करें। तो इसके मेरिट्स क्या है? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन कम होगा। जाहिर है, क्योंकि क्या होता है ई गवर्नेंस का प्रोग्राम लागू करने में जो एम्प्लॉयज हैं बहुत रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उनका डिस्क्रिशन, उनके पावर ये कम हो जाते हैं, तो उनका रेजिस्टेंस होता है। तो उनको दूर करने के लिए इंप्लीमेंट करें ई गवर्नेंस, चाहे वो कितना ही अपोज क्यों ना करें, और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्योंकि जब ई गवर्नेंस आ जाएगी तो ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ई गवर्नेंस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? अकाउंटेबिलिटी का और ट्रांसपेरेंसी का। सिस्टम बहुत रोबस्ट हो जाएंगे। और नेगेटिव यानी डीमेरिट्स है, क्रिएट्स टेंशन, मे फेस सबोटाज। तो जो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि कटिंग एज के रूप लेवल पर तो एम्प्लॉयज इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब एम्प्लॉयज रेजिस्ट करेंगे तो आप विक्रम जो है अगर उसको लागू करने की कोशिश करेंगे तो उसको सेबोटाज करने की जो है एम्प्लॉयज कोशिश कर सकते हैं, तो वो उसकी डीमेरिट्स होती है। अब बेस्ट कोर्स क्या होगा विक्रम के लिए? हम लोगों ने विकल्प चर्चा कर ली। तो कई बार क्या होता है केस स्टडी में, एक विकल्प ही काफ़ी नहीं होता है, कई विकल्प हमको एक साथ लागू करने होते हैं। ये भी केस स्टडी ऐसी है जिसमें एक से ज़्यादा विकल्प जो है चॉइस हमारे सामने उपलब्ध है। तो द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर विक्रम टुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल चॉइसेस,
यानी जो हमने अभी चॉइसेस का जिक्र किया है, उनमें से कई चॉइसेस को एक साथ लागू करना, ये उचित रास्ता होगा विक्रम के लिए। ही शुड कोलैबोरेट विथ लोकल कम्युनिटीज। तो पहला होगा, ही शुड कोलैबोरेट विद द लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस देयर कंसर्न्स, यानी कि जो उनके मन में भय है, संशय है, दुविधा है, लोकल कम्युनिटी की वो दूर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, उनको साथ में लेकर चलना आवश्यक है। पहला, ensuring that they feel involved in the decision making, उनको साथ लेके चले कि भाई तुम्हारे गांव का उद्धार होगा, इसका विकास होगा अगर ई गवर्नेंस आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, इंटरनेट आएगा। तो उनको समझा बुझाकर कन्विंस कराना जो आवश्यक है कि भाई ये तुम्हारे अपने हित के लिए है। द ट्रेनिंग मटेरियल मे बी मेड अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेज। जो ट्रेनिंग देनी है, वो मटेरियल जो टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है और टीचर्स ने आगे बच्चों को देनी है, वो वहाँ की रीजनल भाषा में उपलब्ध कराया जा सके, ताकि उसको समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यूथ कैन बी रोब्ड। इसके लिए यंग बॉयज एंड गर्ल्स को रोप इन किया जा सकता है, उनकी सहायता ली जा सकती है। ही शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स। और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स में भी पैसा लगाने की आवश्यकता है, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जितना ज़्यादा चलेंगे और टीचर्स ट्रेनिंग जितना ज़्यादा होगी, उससे सभी कम्युनिटीज़ एम्पावर होगी, सभी का विकास होगा। रिगार्डिंग द टेलीकॉम कंपनी, अब जहाँ तक टेलीकॉम कंपनी की का सवाल उठता है, विक्रम शुड एड्रेस द एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड रिवाइज द कॉन्ट्रैक्ट इफ नेसेसरी। तो उसको करप्शन की जो उसके अंदर शिकायतें हैं, उनको दूर करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो लोगों के मन में यही रहेगा कि ये कंपनी तो करप्शन से भरी हुई है, इसके अंदर करप्शन ही है और इसको जो है दूर करना आवश्यक है। उसके लिए ज़रूरी पड़े तो कॉन्ट्रैक्ट भी रिवाइज किया जा सकता है। और इफ़ नेसेसरी टू इंश्योर क्वालिटी, यानी अगर क्योंकि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ज़रूरत पड़े तो कॉन्ट्रैक्ट भी रिवाइज किया जा सकता है। फाइनली, ही शुड रिमेन स्टेडफास्ट, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दृढ़ इरादा, निश्चय होना आवश्यक है कि भाई मैंने इस अपने ज़िले में अगले जो 3 साल मैं यहाँ रहूँगा, तो मैंने डिजिटल लिटरेसी लानी है, ई गवर्नेंस लानी है। जब तक पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय नहीं होगा, वो आईएएस ऑफिसर इसको नहीं कर पाएगा। तो आईएएस अफसर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, ये उसके सामने चैलेंज है और उस चैलेंज को उसने स्वीकार करना चाहिए। और इससे जो है ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और करप्शन भी आएगा और इस प्रकार से लोकल ऑफिशियल भी जो है उसके अंदर धीरे-धीरे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये था हमारा केस स्टडी का विश्लेषण और इसके अंदर क्या उपयुक्त विकल्प थे, हमने उनके ऊपर चर्चा करी और इस प्रकार से इस केस स्टडी का हमने जो है विश्लेषण किया और इसका सॉल्यूशन निकाला। तो आपने देखा कि किसी भी केस स्टडी को पहले सभी मुद्दे उसके अंदर देखने होते हैं, सभी स्टेप्स देखने होते हैं और जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से केस स्टडी को समझेंगे, तो उसका जो परिणाम भी आएगा, वो भी उचित होगा, सबके हित में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कृष्ण मोहन आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत शीघ्र ही आपके सामने एक नई केस स्टडी के साथ उपस्थित होऊँगा। आप सबका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।